सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अध्याय है हमारा ये 13 नंबर का, और इसमें एक कहानी है बच्चों। शीर्षक है इसका मिट्टी के फूल भाग 2। हमने मिट्टी के फूल भाग 1 पहले पढ़ा, तो ये भाग 2 पढ़ेंगे आज। रात को हल्का तूफान आया था। सवेरे सूर्योदय के बाद भी आकाश से गर्द की परतें छन छन कर गिर रही थीं और कानपुर शहर धूमिल हो रहा था। रात अच्छी तरह नींद न आने के कारण सवेरे अंजलि की आंख देर से खुली। बच्चों, जब तूफान आता है या आंधी आती है तो कैसा हो जाता है, पूरा धूल धूल छा जाता है। और हमारे घरों में भी नीचे भी ऐसे मतलब कण कण आपको महसूस होता है ना जब हम चलते हैं। तो वैसा सा माहौल बता रहे हैं यहाँ पर कि रात को हल्का तूफान आया था और सवेरे सूर्योदय कब होता है बच्चों, सुबह ही होते हैं ना सूर्योदय। तो सवेरे सूर्योदय के बाद भी आकाश में थोड़े थोड़े से ऐसे गर्दे की परत छन रही थी और वो कानपुर शहर धूमिल हो रहा था, यानी कि धूल से भरा हुआ था कानपुर शहर। रात अच्छी तरह नींद न आने के कारण सवेरे अंजलि की आंख देर से खुली, थोड़ी देर से उसकी नींद खुली, वो जागी देर से। दाई माँ ने आकर बताया उसके माता पिता चाय की मेज पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाई माँ ने उसको आके जगाया और कहा कि तुम्हारे माता पिता चाय की मेज पर तुम्हारी राह देख रहे हैं। देर से उठने के कारण अंजलि का सिर भारी हो रहा था, उसका सर भारी भारी लग रहा था। आज हवा से उसे वैसी ताजगी नहीं मिल रही थी जैसी रोज मिलती है। धुंधले मन से हाथ मुंह धोकर वह चाय की मेज पर जा बैठी। उसका मन थोड़ा सा भारी भारी लग रहा था। जब से गोपाल गांव गया है रोज सवेरे अंजलि उसे याद करती है। सुबह की चाय वह गोपाल के साथ ही पीती थी। अभी वह चाय पी ही रही थी कि बाहर से अखबार वाला आया। अखबार फेंक कर चला गया। दाई माँ ने अखबार खोलकर मेज पर रख दिया। सबकी निगाहें एक साथ अखबार पर पड़ी। पहली लाइन मोटे मोटे अक्षरों में, गोपाल, अंजू और श्यामा गिरफ्तार, आजादी की लड़ाई गांवों तक पहुंची, थाने पर गोली चली। अंजलि और उसके माता पिता भौचक्के रह गए। इतनी जल्दी यह सब कैसे हो गया? अंजलि के पिता ने पूरा समाचार पढ़ा। अंजू, श्यामा और गोपाल पर मुकदमा चलेगा। सवेरे 10 बजे सजा सुनाने के लिए तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। समाचार पढ़कर वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जैसे होता है ना बच्चों, हम भी जब कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीज पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं ना, हैरान होके। वैसे ही वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, देखने लगे। एक ही क्षण में अंजलि और उसके माता पिता न जाने क्या क्या सोच गए। अंजू, गोपाल, श्यामा कटघरे में तीनों की बेड़ियां, तीनों को बेड़ियां, मोटे मोटे पत्थरों वाली चक्कियां, कोड़े की मार, आजीवन कारावास, जेल की सलाखें, ये सब ध्यान आने लगे। फांसी इत्यादि तस्वीरें उनकी आंखों के सामने घूम गई। ये सारी सभी चीजों की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने घूम गई। किसके बच्चों? उनके माता पिता की आंखों के सामने। अंजलि की माता ने घबराकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उनकी माता ने मुंह ऐसे डर के मारे घबराकर ढक लिया। अब क्या होगा पापा जी? अंजलि ने भर्राई आवाज में पिता से पूछा। उसके चेहरे पर पसीना उभर आया। उसके पिता ने घड़ी की ओर देखा। अभी 6 बजे हैं। 2 घंटों में हम गोपाल के गांव पहुंच सकते हैं। अंजलि के पिता ने जल्दी से प्याली की गर्म चाय एक ही घूंट में पी और कहा, तुम सब भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कार बाहर निकालता हूं। घड़ी में 10 बज रहे थे। अंग्रेज न्यायाधीश ऊंची कुर्सी पर विराजमान, नगर और गांव के 25-30 बड़े लोग हॉल में कुर्सियों और बेंचों पर बैठे थे। गोपाल, अंजू और श्यामा के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। वकील अशोक सिन्हा अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने प्रार्थना पत्र की प्रति न्यायाधीश के सामने रख दी, मेज पर रख दी। रखते हुए कहा, इन बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? इन बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया,
ना ये देशद्रोही हैं। देशद्रोही समझते हो बच्चों, जो देश के खिलाफ कुछ बड़ा जैसे गलत काम कुछ कर देते हैं, देशद्रोही कहा जाता है उनको। तो इसलिए उन्होंने कहा ये बच्चे कोई देशद्रोही नहीं है, इन्हें देशभक्त कहना चाहिए। इन्होंने तो देश के हित में काम किया ना, तो इसलिए उन्हें वो कह रहे हैं अजय सिन्हा कि इन्हें देशभक्त कहना चाहिए। अशोक सिन्हा जो वकील हैं वो कह रहे हैं इन्होंने जो कुछ किया है देश की स्वतंत्रता के लिए किया है। न्यायाधीश ने कहा अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता का कोई कानून नहीं बनाया है। कटघरे में खड़ी श्यामा ने तपाक से उत्तर दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। न्यायाधीश बोले, ऐसे क्रांतिकारी बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते, एक दिन ये चिंगारी बनकर सारे देश में आग लगा देंगे। आप भूल कर रहे हैं महाशय, वकील अशोक सिन्हा ने कहा। वास्तव में इन बच्चों ने भड़कती हुई हिंसा की आग को बुझाया है। यदि अंजू और श्यामा ने कप्तान के दोनों हाथ घायल न किए होते तो उनकी पिस्तौल से न जाने कितने जाने जाती। भीड़ ने जब थाने को घेर लिया तो कप्तान के पास गोली चलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। न्यायाधीश ने कहा, भीड़ अकारण ही इकट्ठी नहीं हुई थी। एक गरीब मजदूर से मेहनत कराना और मजदूरी मांगने पर कोड़े से पीटना कहाँ का कानून है। जग्गू मजदूर के शहीद हो जाने की खबर से जनता में क्रोध भड़क उठना स्वाभाविक था। अब यदि इन तीन बच्चों को नहीं छोड़ा गया तो कल सवेरे तक नक्शा क्या होगा यह कहना मुश्किल है। वकील साहब बोलते बोलते उत्तेजित होने लगे। न्यायाधीश के चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे भगत सिंह का फेंका हुआ बम अभी असेंबली में फटा है और उसकी आवाज उसे सुनाई दी। उसने फैसला लिखते हुए कहा कि इन बच्चों की उम्र थोड़ी है, इसलिए हम इन पर दया करके क्षमा करते हैं। अंजू का चेहरा तमतमा उठा। हम क्षमा नहीं मांग रहे हैं, हमें दया नहीं चाहिए। श्यामा का स्वर अधिक उग्र हो उठा। क्या हुआ बच्चों? उग्र हो उठा मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसका स्वर था। हम जेल जाएंगे। गोपाल का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। नहीं बेटा, अंजलि के पिता वकील अशोक सिन्हा ने उन्हें समझाया, तुम सबको जेल के बाहर ही अभी बहुत काम करना है। उन्होंने समझाया, नहीं बेटा, तुम सबको अभी जेल के बाहर ही रहकर बहुत काम करने हैं, तुम अभी बच्चे हो। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी में कि उस समय कैसे मजदूरों के साथ कैसे अंग्रेज लोग पेश आते थे, उनको मजदूरी कराते थे और फिर उनको मजदूर जैसे काम करवाते थे और मजदूर वाला काम करा के मजदूरी मांगने पर उनको उनके ऊपर कैसे अत्याचार किया जाता था। जग्गू की बात आपने देखी इसमें अध्याय में, इस कहानी में, और देखा उस समय कैसे बच्चे थे जो कि इतने मतलब सभी मिलजुल कर उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे। तो ऐसे बहादुर बच्चों को हमें भी सलाम करना चाहिए और बहुत अच्छे हैं ऐसे बच्चे जो हिम्मत से काम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम सब में भी बच्चों इसी तरह का जज्बा होना चाहिए, है ना। ये कहानी आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी ना बच्चों। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।